हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आप लोग अपने पढ़ाई लिखाई पे कंटिन्यूटी बनाए रखिए, अभ्यास करते रहिए। कहीं भी किसी भी चैनल पे किसी भी बुक में जा करके टेस्ट सीरीज क्या करिए, देते रहिए, ठीक है। और विस्तार से भी कोई चीजें धीरे धीरे पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी समय है। एग्जाम का कोई भी क्या है, क्लियरिटी नहीं है कि कब आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि हम थोड़ा थोड़ा अपने पढ़ाई पे एक्स्ट्रा ध्यान देते रहें, ठीक है। अब बाकी प्रैक्टिस से तो क्या होता है, व्यक्ति महान बनता है, ठीक है। अब आप लोगों का ये क्या है, वस्त्र विज्ञान है, और बहुत विस्तार से धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चलेंगे। इस तरीके का हमारे पास क्या होगा, कम से कम 30 से 40 या 42 पेज होगा। ऐसे विस्तार से पूरा दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें बॉक्स बना करके कई जगह पे सारे इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है। और ये बुक क्या है, बहुत ही अच्छा है। आप लोग कंटिन्यूटी बनाकर पढ़ते रहिए। आप लोग जब वीडियो पे रिस्पांस नहीं देते हो, कोई कमेंट नहीं कर रहा है, दो चार लोग हैं जैसे प्रिया वगैरह लोग हैं, ये लोग करती हैं, बाकी लोगों से मतलब ही नहीं है। यहाँ तक कि आप लोग चैनल तक नहीं सब्सक्राइब कर रखे कहते हैं, तो बहुत मुझे बुरा लगता है कि मैं आप लोगों से एक लाइक मांग रही हूँ। भाई, लाइक तो तब किया जाता है ना कि जब चीजें अच्छी नहीं लगती है, इसका मतलब हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन कमेंट तो आप कर सकते हो ना, नहीं कुछ कर कम से कम कमेंट में गाली ही दे दो कि कैसा पढ़ा रही हो, बंद कर दो, ठीक है। चलिए, तो बहुत ज्यादा बातें ना करके क्लास को शुरू करते हैं। क्या है, टेक्सटाइल हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। वस्त्र विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत वस्त्र बनाने वाले प्राकृतिक एवं कृत्रिम तंतुओं का, वस्त्र निर्माण की समस्त विधियों का, वस्त्र की परिष्कृत तथा परिसज्जा का, वस्त्रों के रख रखाव एवं संग्रह का उचित प्रकार से धुलाई का एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वह विज्ञान जो हमें वस्त्र निर्माण के लिए प्रयुक्त लघुतम इकाई, लघुतम मतलब छोटी इकाई, रेशों से परिधान एवं अन्य उपयोग हेतु वस्त्र निर्माण करने तथा इनका संरक्षण एवं संचय करना सिखाता है, वस्त्र विज्ञान कहलाता है, ठीक है। वस्त्र की सबसे छोटी इकाई तंतु या रेशा है। क्या है, तंतु या रेशा है। परिसज्जा या फिनिशिंग वस्त्र पर अंतिम रूप से की जाने वाली प्रक्रिया है। प्रत्यास्थता, जिसे इलास्टिसिटी कहते हैं, खींचने के उपरांत पूर्व आकृति ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, प्रत्यास्थता कहलाती है। सबसे छोटी इकाई क्या है, तंतु है। तंतु से धागा बनेगा, धागा से वस्त्र बनेगा, और वस्त्र से क्या होगा, पहनने योग्य वस्त्र बनेगा, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा, आप कहोगे मैम सबसे पहले तंतु होगा, फिर धागा होगा, फिर वस्त्र होगा, फिर क्या होगा, पहनने योग्य वस्त्र होगा। आप लोग को एक दिमाग में टिक डालते चलें। आप कहोगे मैम तंतु क्या है, आप लोग दीपावली वगैरह में जो दिया जलाने के लिए जो बत्ती बनाई जाती है, तो क्या है, अब तो बनी बनाई आती है। लेकिन पहले क्या था, कॉटन लेकर के लोग आते थे, और उस कॉटन को दोनों हाथ के बीच में रगड़ करके इस तरीके से रगड़ते हुए आते थे, और क्या है, बत्ती को बनाते थे, ठीक है। तो मान लीजिए वो क्या है, वो तंतु है, ठीक है। क्या है, कपास से हम अगर कोई इकट्ठा किए और उसमें जो जो रुई इधर उधर बिखरी हुई है, उसको लेकर के हम आपस में क्या किए, बट दिए, तो क्या हो गया, बत्ती बन गया। और वही बत्ती, मान लीजिए सब बत्ती बनाकर हम रखे हुए, ठीक है। और फिर इन्हीं बत्ती को आपस में ऐसे हम करते चले गए, ऐठा गांठ बना, मतलब इस तरीके से लपेटते चले गए, तो ये क्या हो जाएगा, ये धागा हो जाएगा। और इन्हीं धागों को हम इस तरीके से रख दिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यही क्या हो गया, हम वस्त्र निर्माण कर लिए। और इसी वस्त्र को ले, ये थान में कपड़ा है, इसी को हम 2 मीटर ले जा करके कुर्ता सिलवा लिए। आप कहोगे मैम ये क्या हो गया, ये तो पहनने योग्य कपड़ा हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये पहनने योग्य कपड़ा हो गया। इस तरीके से क्या है, आप याद रखोगे, ठीक है, और आपको भूलेगा नहीं, ठीक। वस्त्रों का महत्व, हमारे लिए वस्त्रों का क्या महत्व है। परिधान शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान करते हैं। एक, शारीरिक आवरण के लिए मौसम से सुरक्षा प्रदान करते हैं। कैसे, जैसे ठंडी लग रही है तो वूलन कपड़ा पहन लिए, गर्मी लग रही है तो कॉटन कपड़ा पहन लिए, बरसात हो रही है तो रेनीकोट पहन लिए। ये क्या है, ये सब मौसम से हमें सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन देते हैं। शारीरिक सौंदर्य एवं आकर्षक बनाते हैं। हमारे शार क्या है, हम लोग कोई वेस्टर्न कपड़े पहन के अच्छे लगते हैं, कोई साड़ी पहन के अच्छा लगता है, तो क्या है, हम सुंदर भी दिख रहे हैं। व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। गृह सज्जा में पहचान के लिए, पहचान मतलब यहाँ आपको पता है पहचान क्या है,
जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, उस स्कूल का ड्रेस मैरून और व्हाइट है, किसी में व्हाइट और ब्लू है। आप डॉक्टर हो, व्हाइट कलर की कोट पहने हो, और आप जो रोड पे सब झाड़ू लगाते हैं, सफाई कर्मी जो हैं, वो अपनी एक जैकेट डाल रखे हैं, तो ये क्या है, अग्निशमन वाले अपना पहन रखे हैं। तो इससे क्या हो, इससे व्यक्ति की पहचान हो रही है कि उस स्कूल का है, उस कॉलेज का है, उस जगह का है। ठीक है, तो क्या है, ये सबकी अपनी पहचान होती है। ठीक। प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि, अच्छे कपड़े पहनते हैं तो समाज में अच्छे नजर से देखे जाते हैं। ठीक है। व्यक्ति बोलता पहले बाद में है, उसके कपड़े से पहचान किया जाता है कि व्यक्ति किस लेवल का होगा। ठीक है। कोई अभी एक फटा फूटा कपड़ा पहन के आ जाए, चाहे वो अमिताभ बच्चन ही क्यों ना हो, अगर कोई पीछे से देखो तो क्या, कौन भिखारी खड़ा है। ठीक है। आप लोग बुरा मत मानिएगा, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए। ठीक है। वस्त्रोत्पादक रेशों का वर्गीकरण। रेशा या तंतु वस्त्र की मूल इकाई या सबसे छोटी इकाई होती है। रेशा या तंतु दोनों एक ही होता है। ठीक है। रेशा या तंतु वस्त्र की मूल इकाई या सबसे छोटी इकाई होती है। रेशों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक यानी नेचुरल फाइबर, और दूसरा क्या है, कृत्रिम यानी मैन मेड फाइबर। ठीक है। दो प्रकार के फाइबर होते हैं। यहाँ पे चार्ट बना करके दिया गया है। क्या है, प्राकृतिक रेशे एक तरफ, एक तरफ कृत्रिम रेशम है। प्राकृतिक में क्या आएगा, वानस्पतिक रेशा, प्राणिज रेशा और खनिज रेशा। ठीक। वेजिटेबल फाइबर, एनिमल फाइबर और मिनरल्स फाइबर। ठीक। वानस्पतिक में क्या आएगा, इसमें भी तीन पार्ट में हुआ है, एक बीज वाला रेशा, एक तना वाला रेशा, एक पत्ती वाला रेशा। आप कहोगे मैम बीज वाले को क्या कहेंगे, सीड फाइबर कहेंगे, तने वाले को क्या कहेंगे, बास्ट फाइबर कहेंगे, और पत्ती वाले को लीफ फाइबर कहेंगे। इंग्लिश में भी नाम याद करते चलिए, क्योंकि आयोग का कोई भरोसा नहीं है, तने की जगह पे क्या दे दे, बास्ट फाइबर दे दे। अगर हमें बास्ट पता नहीं होगा कि हम तने को बास्ट कहते हैं, तो हम इस चीज को नहीं सही कर पाएंगे। ठीक है। तो आप लोग साइड में इंग्लिश में भी चीजें याद करते चलिएगा। ठीक। तो बीज वाले में क्या होगा, कहोगे मैम कपास है और कापोक है, कस क से दोनों है, तो बीज वाला क्या हो गया, कपास और कापोक है। तना वाला में क्या है, तने वाले में ज्यादा होता है। ठीक है। इसमें क्या होगा, लीलेन है, जूट है, हेम्प है, सन है, रेमी है, मलीना है, कोयार है। ठीक है। पत्ती में क्या क्या है, तो पीना और सीसल क्या है, पत्ती द्वारा बनते हैं। ठीक है। अब प्राणिज रेशे कौन कौन है, एक तो वूल है और एक क्या है, सिल्क है, यानी ऊन और रेशम है। ठीक। अब इधर आ जाओ आप लोग, खनिज रेशा जो है, मिनरल्स फाइबर जो है, ये भी तीन है, गोल्ड है, सिल्वर है और एस्बेस्टास है। सोना है, चांदी है, एस्बेस्टास है। ठीक है। ये क्या है, खनिज रेशे हैं। अब इधर आ जाओ आप लोग, कृत्रिम रेशे। अब तक ये किसका वर्गीकरण था, हम लोग जो भी वर्गीकरण देखे सब नेचुरल फाइबर का था। ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, मैन मेड या कृत्रिम फाइबर देखते हैं। इसमें क्या है, मानव कृत रेशे, जिसमें रेयान हो गया। रेयान के तीन प्रकार होते हैं, आप कहोगे मैम नाइट्रोसेलुलोज रेयान, कुप्रामोनियम रेयान और बिस्कस रेयान। ठीक है। रेयान कितने प्रकार के होते हैं, रेयान के कितने टाइप होते हैं, तो 3 होते हैं, नाइट्रोसेलुलोज रेयान, क्यूप्रामोनियम रेयान और बिस्कस रेयान। ठीक है। अब इधर आ जाओ, संश्लेषित रेशे क्या हैं, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, डेक्रॉन है, सारन है, टेरिलीन है, क्रेस्लॉन है, डर्बन है, एक्रिलॉन है, आरलॉन है, और क्या है, फाइबर ग्लास है। ठीक। ये कौन से हो गए, संश्लेषित रेशे हो गए। ये सब वर्गीकरण है। और जो लोग टेलीग्राम पे ना जुड़े हों, वो टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। हर वीडियो के लिंक नीचे, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया जा रहा है, टेलीग्राम से जुड़िए और वहां पे आकर के देखिए कि किसका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। वहां पे पोल भी करा रहे हैं। अगर आप लोग ज्यादा संख्या में जुड़ जाओ तो फिर जिस समय आप लोग कहो उस समय मैं 5 या 10 क्वेश्चन डेली मैं पोल में करूंगी, और आप लोग देखते रहो कि कितने क्या आपका स्तर है। ठीक है। कम्युनिटी बॉक्स पे आओ, वहां भी पोल में आंसर करिए। 60 क्वेश्चन दिन भर में 2 या 3 अपलोड होता है, कभी 2 कभी 3, उस पे भी आकर के देखिए। पढ़ने के लिए आप लोग को इतनी सारी चीजें दी जा रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है। वस्त्र विज्ञान में क्या हो गया, प्राकृतिक रेशे। इधर देखिए क्या है, प्राकृतिक रेशे, सभी वानस्पतिक रेशे रासायनिक रूप से सेलुलोजिक रेशे होते हैं। ठीक। क्या है, सेलुलोजिक रेशे होते हैं। प्रतिस्कंदता यानी रेजिलेंसी। ठीक है। क्या है, रेजिलेंसी, रेशों का मूलभूत आकार ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, रेजिलेंसी होती है, यानी प्रतिस्कंदता होती है।
सफाई करना जिसे स्काउरिंग कहते हैं, ऊनी रेशों की सफाई करने क्या होता है, स्काउरिंग कहा जाता है। जब हम भेड़ के बाल से, उसके बाल से, शरीर से बाल उतारते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सियरिंग कहते हैं। और उस सियरिंग प्रक्रिया के बाद फिर क्या होता है, हम उसके बाल को सफाई के लिए रखते हैं, तो वही सफाई क्या होती है, अभिमार्जन हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में स्काउरिंग कहते हैं। ठीक है। कार्बोनाइजेशन CH2SO4 डालकर ऊन से उसकी गंदगी निकाली जाती है। ठीक है, क्या होती है, उसकी गंदगी निकाली जाती है। नमदा यानी फेल्टिंग, नमी, दाग एवं ताप द्वारा ऊनी रेशों को आपस में उलझाकर वस्त्र बनाना क्या है, नमदा या फेल्टिंग कहलाता है। इससे कैसा वस्त्र बनता है, तो आप कहोगे मैम इससे निम्न कोटि का वस्त्र बनता है। कैसा वस्त्र बनता है, निम्न कोटि का वस्त्र बनता है। अब इधर आ जाओ। वे रेशे जो प्रकृति में उपस्थित पेड़ पौधे, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़े तथा खाद्यान्नों, जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, उन्हें प्राकृतिक रेशे यानी नेचुरल फाइबर कहते हैं। ठीक। प्राकृतिक रेशे 3 प्रकार के होते हैं, वानस्पतिक रेशे यानी वेजिटेबल फाइबर, जंतु रेशे यानी एनिमल फाइबर, खनिज रेशे यानी मिनरल्स फाइबर। ठीक है, ये क्या है, ये सब टाइप हैं किसके, रेशों के। ठीक है, टाइप ऑफ फाइबर हैं। अब प्राकृतिक वानस्पतिक रेशे क्या है, वे रेशे जो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं उन्हें वानस्पतिक रेशे कहते हैं। उदाहरण के लिए कॉटन हो गया, लिलेन हो गया, जूट हो गया, सन हो गया। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। बीज वाले रेशे कौन कौन हो गए, कपास हो गया, कापोक हो गया। तने वाले रेशे लिलेन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया। पत्ती वाले रेशे सीसल हो गया, पीना हो गया, ये सब क्या है, पत्ती वाले रेशे होते हैं। ठीक है, लीफ फाइबर होते हैं। जंतु ऐसे रेशे, जंतु रेशे या प्राणिज रेशे वे रेशे जो जानवरों एवं कीड़े मकोड़ों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें जंतु रेशा या प्राणिज रेशा कहते हैं। प्राणिज रेशों के अंतर्गत 2 प्रकार के रेशे आते हैं, उदाहरण के लिए रेशम तथा ऊन। ठीक। खनिज रेशे यानी मिनरल्स फाइबर वे रेशे जो पृथ्वी के अंदर स्थित खाद्यान्नों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें खनिज रेशे कहते हैं। खाद्यान्नों नहीं या खदानों होना चाहिए। ठीक है, मैं बार बार पढ़ रही हूँ, मुझे खाद्यान्नों मतलब क्या होता है, अनाज होता है। ठीक है, तो किसी प्रकार अनाज को थोड़ा हम प्राप्त करते हैं, खदान होगा। ठीक है, खदान जहाँ से सोना चांदी हीरा निकाला जाता है। ठीक, खदान होगा ना कि खाद्यान्न होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए एस्बेस्टस हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। ठीक है। कृत्रिम रेशे यानी क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर वे रेशे जो विभिन्न रासायनिक यांत्रिक विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं उन्हें कृत्रिम रेशा कहते हैं। ठीक, अब इधर आ जाओ आप लोग। कृत्रिम रेशे भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव कृत रेशा जो उदाहरण है रेयान का। रेयान 3 प्रकार के होते हैं, आप कहोगे मैम कौन कौन से, कोपरामोनियम रेयान, विस्कस रेयान और एक कौन सा रेयान है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं कहती तो हूँ लेकिन कोई मेरी बात सुनता नहीं है। ठीक है, मैं ऐसी टीचर हूँ जो मेरे बच्चे मेरी बात भी नहीं सुनते हैं। कोई भी कमेंट में, कोई भी ऐसा वीडियो नहीं होगा जिस कमेंट में, जिस वीडियो में मैं आप लोग से क्वेश्चन ना करती हूँ। लेकिन कोई भी देखने वाले, क्या मेरी वीडियो नहीं देखी जाती है, देखी तो जा रही है, अच्छी खासी देखी जा रही है, लेकिन क्या है, किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है। चलिए खैर ठीक है, आप लोग अपना दीजिए, हम अपना देंगे। संश्लेषित या रासायनिक रेशे, इसका एग्जाम्पल क्या है, आप कहोगे मैम पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन और एक्रिलिन और शारण आदि है। ठीक, अब इधर आ जाओ आप लोग, बॉक्स में क्या दिया हुआ है, वस्त्र गुणांक प्रति इंच कपड़ों में धागे की संख्या होती है। ठीक, सूत संख्या धागों की बारीकी की माप करता है। कैलिको साधारण बुना वस्त्र जिसकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर होती है। कैम्ब्रिक महीन सादी बुनाई वाला सूती वस्त्र होता है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ आप लोग, बहुत अच्छी चीजें दी गई है। वस्त्र उत्पादक रेशों का परीक्षण। रेशों के परीक्षण मुख्यतः 2 प्रकार से किए जाते हैं, एक भौतिक परीक्षण है और दूसरा रासायनिक परीक्षण है। ठीक, भौतिक परीक्षण के अंतर्गत क्या आएगा, आप कहोगे मैम भौतिक परीक्षण के अंतर्गत तो आप 10-12 लेकर आई हैं।
भौतिक परीक्षण, बाह्य आकृति परीक्षण यानी बाहर की आकृति कैसी है। लंबाई व व्यास परीक्षण, स्पष्ट एवं प्रतीक परीक्षण, रेशे तोड़ परीक्षण, भंजन सिलवट परीक्षण, दहन परीक्षण, स्याही परीक्षण, तेल परीक्षण, नमी परीक्षण, वस्त्र विदीर्ण परीक्षण, विदीर्ण मतलब जलाना, ठीक है, निष्पीड़न परीक्षण, विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण और सूक्ष्मदर्शी परीक्षण। अब इन सब के बारे में विस्तार से दिया हुआ है। हम लोग बहुत अच्छे से डीप नॉलेज हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। जिसको गहराई में पढ़ना है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसे ही वीडियो बिना सब्सक्राइब किए चैनल चले जा रहे हैं, कम से कम एक सब्सक्राइब तो कर दिया करिए। बाह्य आकृति परीक्षण, वस्त्र के बाह्य स्वरूप को देखकर एवं छूकर उसके रेशे के बारे में जाना जाता है। कपास, कपास के रेशे देखने में भद्दा, छूने पर खुरदरा और फुज्जीदार दिखता है। विशेषता में पूछता है, प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। आप लोग इधर उधर भाग दौड़ में लगे रहते हो, विस्तार से पढ़ोगे ना सारी चीजें एक जगह मिलेगा, ठीक। रेशों में चमक नहीं होती है, इसमें प्रतिस्पंदता तथा प्रत्यास्थता का अभाव होता है, इसीलिए कपड़े क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। लीलेन हो गया, इसकी रेशे चमकदार, स्पर्श से सुखद परंतु कुछ कड़कीले प्रतीत होते हैं। यानी स्पर्श यानी टच करने पे क्या होता है, हमें सुखद की अनुभूति होती है, ठीक है। सतह क्या होंगे, सतह पर फुज्जियां नहीं होती हैं। ऊनी रेशा कैसा होगा, ऊनी रेशे छोटे एवं रोंगदार होते हैं, इनकी सतह फुज्जीदार होती है, ये स्पर्श में मुलायम तथा गर्माहट देते हैं, ठीक है। अब रेशम हो गया, रेशम का रेशा सभी प्राकृतिक वर्ग के रेशों से लंबा, हल्का, चमकदार, आकर्षक, मनोहारी एवं सुंदर दिखता है, ठीक। यह स्पर्श में अत्यंत मुलायम, सुखद एवं गर्म महसूस होता है। रेयान क्या हो गया, रेयान के रेशे कृत्रिम विधि द्वारा तैयार किए गए रेशे हैं, अतः उनके आकार व स्वरूप आदि को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक। जो आप लोगों को लगे कि इसमें से कोई चीजें नोट करने वाली है तो उसे आप लोग कापी कलम लेकर के नोट कर लिया करिए, ठीक है। कान में ब्लूटूथ लगा करके सुनने से चीजें नहीं याद होती हैं। हमारी जितनी ज्ञान इंद्रियां सक्रिय होती हैं एक साथ, उतने चीजें हमें अच्छे से लर्न होती है। अगर हम पढ़ते रहें, सुनते रहें, साथ में हमारी उंगली भी चलती रहे, कलम चलती रहे, तो वो चीजें मुझे बहुत अच्छे से लर्न होता है, ठीक है। इस तरीके से समय ना गंवाइए कि केवल कान में ब्लूटूथ लगाकर, हाँ कान में ब्लूटूथ लगाकर सुनिए अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है। हम अपने घर में खाना बना रहे हो और वहां पे मेरे कान में ब्लूटूथ चलना चाहिए, ठीक है, कि क्या है मैं सुन रही हूँ, मैं अपना आंसर मन में सोच ले रही हूँ। ऐसे भी क्या है, ये सब हमारे सुविधा के लिए चीजें बनी हुई हैं। लेकिन अगर आप फ्री हो तो टेबल पे बैठ करके बढ़िया टेबल मेज लगा करके और हमें लिखना चाहिए, अपने हाथ चलाने चाहिए। चलिए ठीक है। यह रेशम की तरह चमकदार एवं आकर्षण दिखते हैं। नायलॉन एवं अन्य ताप सुनम्य रेशे, इन्हें विभिन्न रेशों का अनुकरण करके उन्हीं के जैसा बनाया जा सकता है। इनकी चमक, सूक्ष्मता, बारीकी, कोमलता, व्यास आदि इच्छानुसार रखी जाती है। भाई जब हम ही बना रहे हैं तो हम चाहे जैसा भी बनाए, मोटा पतला लंबा छोटा, इनसे कभी कभी ऊनी जैसे तो कभी रेशमी जैसे वस्त्र बनाए जाते हैं। अतः यह स्पर्श करने पर कभी नरम, कभी ठंडे, कभी कड़े एवं गर्माहट प्रतीत कराने वाले होते हैं। अब क्या है दूसरा विशेषता, लंबाई एवं व्यास परीक्षण। अभी आप लोग देखे थे ना, उन्हीं सबों का विस्तार दे रहा है। कपास लंबाई में कितना होगा, आप कहोगे मैम कॉटन के फाइबर की लंबाई यानी लेंथ होती है 1.5 इंच से लेकर के 2 इंच होती है, कहीं कहीं आधा इंच से 2.5 इंच दिया गया है। ये कहाँ दिया गया है, वृंदा सिंह के बुक में दिया हुआ है, ठीक है। जो वृंदा मैम है उनका भी यूट्यूब चैनल चलता है, आप लोग को मालूम है कि नहीं है, तो क्या है उनके बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है। इंच तक होता है। ऐसे आप कितना याद करोगे, 1.5 से 2, और अगर ये ऑप्शन ना मिले तो आप आधा से 2.5 इंच के साथ भी जा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए वृंदा मैम का बुक दिखा सकते हो, ठीक। व्यास क्या है, 16 से 20 माइक्रोन, ठीक, तक होता है। इस तरीके से जो यू जैसे लिखा होता है क्या होता है, माइक्रॉन्स होता है, ठीक। लीलन के रेशे लंबे होते हैं। इनकी लंबाई कितनी होगी, 12 से 20 इंच, किसके अनुसार, वृंदा मैम के अनुसार, ठीक है, इंच तक। तथा व्यास कितना होगा,
15 से 18 माइक्रोन, ये भी वृंदा सिंह के बुक के अनुसार है। रेशम के बाद लीलन का रेशा सबसे लंबा रेशा होता है। ठीक है, रेशम के रेशे सभी प्राकृतिक वर्ग के रेशे से अधिक लंबे होते हैं। लंबाई इनकी 1000 गज यानी 0.9 किलोमीटर या 3500 से 4500 फीट तक होता है। अब हम लोग कितने फीट के होंगे? ज्यादा ज्यादा 5 फीट 4 इंच। ठीक है, इससे लंबे तो नहीं ना, मेरी हाइट 5 फीट 4 इंच है। ठीक, तो क्या है, अगर मेरे जैसा कितने लोगों को रखोगे तो इतना फिट होगा। ठीक है, तो यही आप लोग अनुमान लगा लो कितने लंबे होते हैं। केवल 1500 से 2000 यानी ब्रैकेट में 1200 से 4000 फीट तक का धागा उपयुक्त यानी बेस्ट माना जाता है। व्यास इनका कितना होगा? पहले आप लोग कलम उठाइए, लेटी है ना कान में ब्लूटूथ लगा करके, उठिए बैठिए और कापी पेन उठाइए। एक जगह लिखिए कपास और इधर लिखिए क्या? माइक्रोन। ठीक है, कितना किसका माइक्रोन है, कितना किसका व्यास है, इधर चार्ट बनाते रहिए और इधर लिखते रहिए। ये होता है पढ़ने का तरीका। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि इसका व्यास कितना होगा? 9 से 11 है। अभी पीछे हम लोग पढ़े 16 से 20 किसका व्यास है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, ऊन है अच्छे किस्म के मेरिनो जाति से प्राप्त ऊन की लंबाई 1 से 5 इंच तथा व्यास कितना होता है? 10 से 50 माइक्रोन होता है। ठीक है, रियान तथा नायलान लंबाई तथा व्यास इच्छानुसार रखी जाती है। अब नंबर 3 विशेषता क्या था? स्पर्श एवं प्रतीत परीक्षण, मतलब छूने पे देखने पे कैसा परीक्षण, कैसा मतलब महसूस होता है। कपास कैसा महसूस होगा? कपास के रेशे स्पर्श में ठंडक पहुंचाते प्रतीत होते हैं। सूती रेशों से निर्मित वस्त्र की सतह थोड़ी खुरदरी होती है। ठीक है, लिलेन कपास की तरह लिलेन रेशा भी स्पर्श में ठंडक प्रतीत होते हैं तथा चिकने होते हैं। रेशम के रेशे चमकदार होंगे, बारीक, हल्के, मुलायम एवं अति कोमल होते हैं। ठीक, स्पर्श करने पे क्या होगा? स्पर्श करने से गर्मी का आभास होता है। ठीक है, इसीलिए रेशम के कपड़े ना, सिल्क के कपड़े क्या है, गर्मी में नहीं पहने जाते हैं, ठंडी में उसको आप पहन सकते हो। ऊन क्या है? इन्हें स्पर्श करने पर मुलायम तथा गर्मी का एहसास होता है। रेयान ये वजन में रेशम की अपेक्षा भारी परंतु अन्य स्वभाव एवं गुणधर्म में कपास तथा लिलेन से मिलते जुलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आ जाइए। नंबर 4 टेस्ट क्या था? रेशा तोड़ परीक्षण था। पहले कॉटन को हम लोग देखेंगे। एक बार में ही खींचने पर सरलता से तथा झट से टूट जाते हैं। टूटने पर धागे के सिरे कुज्जीदार दिखते हैं। सिरों पर छोटे रेशे ब्रुश की दांत के समान बिखरे होते हैं। लिलेन को कैसे हम लोग तोड़ करके देखेंगे? लिलेन के रेशे जोर लगाने पर तथा कपास की अपेक्षा देरी से टूटते हैं। यानी कपास और लिलेन में मजबूत कौन होता है? तो आप कहोगे मैम लिलेन ही होता है। कास्टली कौन होगा? आप कहोगे मैम लिलेन ही महंगा होता है। ठीक है, इनका रेशा मजबूत होता है। टूटा रेशा आसमान असमान परंतु सीधे, चमकदार, लंबे, दृढ़ एवं नुकीले दिखते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाइए। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे पढ़ते पढ़ते? क्योंकि जब डिस्क्राइब वाला क्लास कराओ ना तो लोग बोर होने लगते हैं। ऊन इन्हें तोड़ते समय पहले तो ये स्प्रिंग की भांति खिंचता हुआ फैलता है, फिर बाद में अधिक जोर लगाने पर टूट जाता है। टूटे हुए सिरे घुमाव लिए हुए लहरदार तथा सर्पिलाकार दिखाई देता है। रेशम के धागों को खींचने पर यह भी ऊन की तरह थोड़ा थोड़ा खिंचता हुआ चला जाता है तथा जोर लगाने पर टूट जाता है। रेशम के टूटे हुए सिरे महीन, चमकदार, सीधे, चिकने एवं कांतिमय दिखते हैं। रेयान क्या है? रेयान के रेशे टूटे पेड़ की डालियों से निकली हुई अनेक शाखाओं के सदृश दिखते हैं। नायलान कैसा दिखेगा? नायलान का धागा अधिक मजबूत एवं शक्तिशाली होता है। अब भंजन सिलवट परीक्षण क्या है? कपास में क्या होगा? सूती वस्त्रों को किसी भी तह पर मोड़कर दबाकर रख दिया जाए तो वस्त्र पर मोड़दार रेखाएं सरलता से बन जाती हैं और देर तक बनी रहती है। समझे आप लोग इसका मतलब क्या? वो भंजन सिलवट परीक्षण। लीलन में क्या होगा? इनमें सिलवटे शीघ्रता से पड़ता है और लंबे समय तक बना रहता है।
रेशम, यदि रेशमी वस्त्र को तह करके दबा कर रख दिया जाए तथा उनकी तहों को खोल दिया जाए तो थोड़ी देर तक उन पर तो चिन्ह बन जाते हैं, परंतु छोड़ देने पर चिन्ह समाप्त हो जाते हैं। ठीक। रेयान क्या है? रेयान के वस्त्रों पर सिलवटें जल्दी पड़ती हैं। इन्हें पर्याप्त समय तक टांग कर छोड़ दिया जाए तो सिलवटें गायब हो जाती हैं। रेयान को क्या कहते हैं? यह वस्त्र के शरीर के सबसे करीब रहने वाला वस्त्र कौन सा है? तो रेयान होता है। ठीक है। नायलान, नायलान वस्त्र पर सिलवटें शीघ्रता से नहीं पड़ती हैं। अब आ जाओ आप लोग दहन परीक्षण। दहन यानी जला करके कि किसकी लौ नीली होगी, किसकी पीली होगी, इस चीज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। रेशों को जलाकर परीक्षण करते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लौ के पास ले जाने पर रेशों की प्रतिक्रिया, आग लगने पर रेशे कैसे जलते हैं, जलते समय लौ का रंग कैसा निकलता है, लौ हटाने पर रेशों की क्या प्रतिक्रिया होती है, रेशों के जलते समय कैसा गंध निकलता है, और राख का परीक्षण। ठीक। अब कपास में क्या होगा? कपास की रेशों से निर्मित वस्त्र शीघ्रता से आग पकड़ लेते हैं। आग पकड़ते समय ये सिकुड़ते नहीं हैं। ठीक। अगर कोई पूछे आग पकड़ाते समय क्या कॉटन का कपड़ा सिकुड़ेगा, तो आप कहोगे नहीं। ठीक। जलते समय इनमें कागज की गंध आती है, कागज जैसी गंध आती है। क्यों? क्योंकि कागज भी पेड़ पौधे से ही बनते हैं, और ये भी क्या है? पेड़ के फूल से ही तो बन रहा है। पीले रंग की लौ ऊपर की ओर और लाल रंग की लौ नीचे की ओर जलती है। जिस तरीके से हम अपने घर में क्या होता है, हम लोग दीपक जैसे जलाते हैं, उसमें से क्या होता है? तो आप कहोगे मैम इस तरीके से दीपक तो आप अच्छा नहीं बना पाए, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। इस तरीके से लौ जो निकलता है तो ऊपर पीला दिखता है और नीचे क्या दिखता है? लाल कलर की लौ जलती हुई प्रतीत होती है। लीलेन क्या होगा? यह कपास की अपेक्षा थोड़ी देर से जलता है। शेष सभी लक्षण कपास के जैसे होते हैं। इसका राख का रंग क्या होगा? भूरापन लिए होता है। गंध क्या होगी? कागज के जलने के समान, परंतु कपास से थोड़ी तीव्र होती है। ठीक है। ऊन में क्या है? लौ के समीप ऊनी वस्त्रों को ले जाने पर धागे पहले पीछे की ओर मुड़कर घूम जाते हैं, फिर आग पकड़ता है और धीरे धीरे जलने लगते हैं। जलने पर बालों एवं जलते हुए पंख जैसी तीव्र गंध उत्पन्न होती है। सल्फर की उपस्थिति के कारण इसकी गंध कुछ विचित्र प्रकार की होती है। इधर आ जाओ। लौ का रंग हल्का नीलापन लिए नारंगी रंग का होता है। ठीक है। राख दानेदार, काली, कुरकुरी तथा फुसफुसी होती है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे जितनी बार भी इंपॉर्टेंट और मोस्ट लगा लो, आप लोग कहीं भी से नोट डाउन प्लीज करते चलिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर 2025 में एक सीट अपना सुनिश्चित करना चाहते हो तो जैसे मैं बताऊं उस तरीके से आप करते चलिए। ठीक है। बाकी भटकाने के लिए यूट्यूब क्या है? जितनी अच्छी यूट्यूब चीज है ना, उससे बकवास कोई चीज भी नहीं है। भाई एक जगह आप कहीं भी पढ़ो, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो मेरे चैनल पे एकदम डेडिकेटेड होकर पढ़ो। कहीं और मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ मुझसे पढ़ो, दो चार चैनल कुछ ऐसे सेलेक्ट कर लो जो लोग बढ़िया से बढ़िया पढ़ाते हैं, और उनको दिन भर में 4 वीडियो अगर आ रही है। भाई जो पेड क्लास कराते हो तो रेगुलर नई वीडियो देते हैं। ठीक है। जब कोई एग्जाम आता है तब देना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जो फ्री वाले हैं, अभी जिनका चैनल छोटा है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्या है, उनके पर डे चैनल पे एक आध वीडियो आता है, उस पे ज्यादा फोकस करो। क्यों? क्योंकि वहां पे चीजें क्या है, बढ़िया मिलती है, वहां पे चीजें अच्छी दिखाई जाती। क्यों? क्योंकि अभी उन्हें क्या है, चैनल को चलाना, और उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं जो उनका पेड क्लास ले और बढ़िया से पढ़े। ठीक है। तो आप लोग इस तरीके का फोकस करके और अपने आप को पढ़ते रहो। ये नहीं कि यहाँ भी घूमे, यहाँ घूमे, यहाँ घूमे, हर चीज की तलाश करते रह जाओगे, समय कब निकल गया रेत की तरह समझ नहीं पाओगे। ठीक। राख को दबाने पर चिपक जाता है। ये सब किसकी विशेषता थी? आप कहोगे मैम बोल के, ऊन के। अब रेशम की विशेषता क्या है? रेशम का धागा भी ऊन की तरह धीरे धीरे जलता है। धागा जलने से पहले पीछे की ओर नहीं मुड़ता। ठीक। ऊन में क्या था, पीछे की ओर मुड़ जाता था, लेकिन इसमें नहीं मुड़ता है। जलने पर इसमें पीले रंग की लौ निकलती है।
जलने पर बाल तथा पंख जैसे गंध आती है। ठीक है, यानी इसके और वूल के कुछ क्या रहे होंगे, सिमिलरिटी देखने को आप लोग को मिला होगा। इसका राख भी क्या है, रेशम का राख कैसा दिखता है, राख रेशम की कुरकुरी, गोल तथा चमकीले दाने के समान दिखाई देती है। राख काले रंग की होती है। ठीक है, दबाने पर आसानी से चिपक जाती है। रेयान क्या है, इससे निकली लौ चमकदार पीलापन लिए नारंगी रंग की होती है। गंध कैसे आएगी, तो गंध कागज के जलने जैसी आएगी। आप कहोगे मैम रेयान भी कागज जैसे जलेगा, क्यों, क्योंकि क्या है, रेयान क्या होता है, 50% ये सारी चीजें होती हैं, कपास होती हैं, यही सारी चीजों के तो बनता है, पल्प होता है, लकड़ी के गूदे वगैरह होते हैं। ठीक, गंध कागज के जलने जैसे। राख कैसी होगी, हल्की काली तथा भूरापन लिए हुए काली होती है। ठीक, स्याही परीक्षण कैसे करेंगे आप, क्या होगा उसमें, कैसे दिखेगा, इंक टेस्ट में क्या होगा, स्याही परीक्षण द्वारा केवल सूती एवं लीलेन वस्त्रों की पहचान की जाती है। पहली बात यही इंपॉर्टेंट हो गया कि मैम ये केवल और केवल कॉटन और लीलन के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, कपास सूती वस्त्रों पर एक बूंद स्याही डालकर देखने से ज्ञात होता है कि स्याही जैसे जैसे फैलती जाती है, इसका वह भाग इसका वह भाग का रंग हल्का होता जाता है। यानी इसका जहां पे स्याही गिरा है वो क्या होता जाएगा, रंग हल्का होता जाएगा। मध्य भाग में जहां स्याही की बूंद गिरती है वहां गहरा धब्बा बन जाता है। धब्बे का वह स्वरूप अंडाकार दिखाई देता है। ठीक, लिलेन में कैसा होगा, लिलेन के वस्त्रों पर स्याही की बूंद सभी जगह पर समस्त रूप से फैलती है। धब्बे का बाहरी स्वरूप गोलाकार होता है। ठीक है, इसका अंडाकार दिखाई दे रहा था। अब प्रश्न अगर हम बना दें, अपने हाथ से अगर प्रश्न बना दे तो आप लोग इसको पक्का गलत करोगे कि कपास कैसा दिखेगा, बाहरी स्वरूप अंडाकार दिखेगा, और इसका बाहरी स्वरूप कैसा दिखेगा, तो गोल दिखेगा। ठीक है, तेल परीक्षण, इसमें सूती और लीलन वस्त्रों की ही पहचान की जाती है। तो और किसमें था, आप कहोगे मैम जो स्याही वाला परीक्षण था, इंक टेस्ट में भी कॉटन और लीलन ही था, और तेल परीक्षण यानी ऑयल टेस्ट में भी क्या है, कॉटन और लीलन ही है। ठीक, कॉटन पर क्या है, सूती वस्त्रों पर तेल का धब्बा अपारदर्शी, गहरा, धुंधला एवं गंदा मैला धब्बा दिखाई देता है। लीलेन पर कैसा दिखेगा, लीलेन के वस्त्र पर तेल का धब्बा पारदर्शी, स्वच्छ एवं चमकीला दिखता है। ठीक, नमी परीक्षण कैसा होगा, इस परीक्षण द्वारा भी सूती एवं लीलेन वस्त्रों की पहचान की जाती है। एक सेकंड, क्या की जाती है, सूती एवं लीलेन वस्त्रों की पहचान की जाती है। कपास सूती वस्त्र नमी को आसानी से ग्रहण करते हैं। एक सेकंड, मेरा ध्यान भटक जा रहा है, क्या करते हैं, आसानी से ग्रहण करते हैं। लिलेन के वस्त्र अति शीघ्रता से नमी अवशोषित कर लेते हैं। लिलेन के वस्त्र क्या करते हैं, अति शीघ्रता से नमी को अवशोषित कर लेते हैं। इसकी नमी अवशोषण क्षमता कपास में बहुत अधिक होती है, कपास से बहुत अधिक होती है। बिदौण परीक्षण, बिदौण परीक्षण में क्या होगा, आप कहोगे मैम बिदौण टेस्ट में, इसमें वस्त्र के बड़े टुकड़े तथा टुकड़ों को हाथों से खींचकर फाड़ा जाता है। क्या करते हैं, हाथों से खींचकर फाड़ा जाता है। वस्त्र फटने की क्रिया का निरीक्षण किया जाता है। वस्त्र फटने में, एक सेकेंड, चलिए ठीक है, वस्त्र फटने में कितनी शक्ति लगती है, वस्त्र फटते समय कैसी आवाज निकलती है, वस्त्र फटने के पश्चात उनके शीरे का स्वरूप किस तरह का होता है, यानी ये सब हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ बॉक्स का देख ले, फिर हम लोग उधर चलेंगे तो देखेंगे। क्रेप बुनाई के द्वारा कपड़े के एक ही सतह पर सिलवट डालना। डेनिम एक भारी सूती कपड़ा है जो ट्विल बुनाई का बना होता है। इसमें बाना सफेद रंग का तथा ताना नीले रंग का होता है। ठीक है, कुटाई गोल धागे को चपटा बनाने की क्रिया है। साइजिंग वस्त्र की सतही दोषों को छिपाना होता है। सॉरी, मर्सराइजिंग वस्त्र की सतह को चिकना बनाता है। ठीक, अब इधर आ जाइए, अब यहां से नंबर 3 था ना, अब यहां से 4 मिलेगा। ठीक, इधर आ जाओ आप लोग। इससे निम्नलिखित वस्त्रों की पहचान की जाती है, यानी जो बिदौण दिया था टेस्ट कैसे, यानी फाड़ करके, तो क्या दे रहा, सूती वस्त्र में कैसे पहचान करेंगे, सूती वस्त्र मजबूत होता है, कैसा होगा, मजबूत होगा, इस कारण उसे फाड़ने में अधिक जोर लगाना पड़ता है।
वस्त्र फटते समय कर्कश की आवाज निकलती है। कैसे निकलेगी? कर्कश की आवाज निकलती है। फटे किनारे, थोड़ा सा और जूम कर देना। फटे किनारे, फटे किनारे टेढ़े मेढ़े तथा कुछ झुके हुए फुज्जेदार दिखते हैं। लिलेन के वस्त्र सूती वस्त्र से अधिक मजबूत होते हैं। वस्त्र फटते समय तीखी एवं कर्कश आवाज निकलती है। केवल उसमें कर्कश थी, इसमें तीखी भी होगी। ठीक है। वस्त्र के फटे हुए सिरे नुकीले तथा सीधे होते हैं। ठीक, इसके किनारे कैसे थे? इसके फटे हुए किनारे कैसे थे? टेढ़े मेढ़े तथा कुछ झुके हुए एवं फुज्जीदार थे। और इसके किनारे कैसे हैं? आप कहोगे मैम इसके सिरे नुकीले हैं और सीधे हैं, ना कि झुके हुए हैं। ठीक है। रेशम का सिरा कैसा होगा? फड़ने पे क्या होगा? रेशम का वस्त्र फटने से पहले खिंचता है और फिर जल्दी से फट जाता है। वस्त्र फटते समय इससे तीक्ष्ण एवं कर्कश आवाज निकलती है। किससे? रेशम से। और इसके पहले किससे था तीक्ष्ण एवं कर्कश? तो आप कहोगे मैम तीक्ष्ण तो नहीं था, तीखी एवं कर्कश था। ठीक है। इसके फटे किनारे असमान दिखते हैं, यानी क्या है? बराबर नहीं दिखते हैं, असमान दिखते हैं, परंतु धागे चिकने एवं सीधे होते हैं। रेयान के वस्त्र कैसे दिखेंगे मैम? रेयान के वस्त्र रेशम की तरह जल्दी से फट जाता है। वस्त्र के फटे हुए किनारे लहरदार दिखती है। नायलॉन वस्त्र क्या होगा? नायलॉन एवं अन्य ताप सुनम्य रेशों से बने वस्त्रों को फाड़ने पर उसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं जिन रेशों के अनुकरण पर इनका निर्माण होता है। ठीक, अब इधर आ जाओ। निष्पीडन परीक्षण क्या है? केवल सूती एवं लिनेन वस्त्रों का यह परीक्षण है। तो इस तरीके से ऑयल टेस्ट जो था और कौन सा एक टेस्ट था, दोनों टेस्ट किस पे हो रहे थे? तो आप कहोगे मैम लिनेन एवं कॉटन में हो रहे थे। अब निष्पीडन टेस्ट भी किस पे होगा? केवल लिनेन और कॉटन पे। इस परीक्षण को करने के लिए गीली उंगलियों से धागों को दबाकर बाद में उंगलियों को हटाकर धागे के स्वरूप का गहनता एवं सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है। कपास के रेशों से निर्मित धागा घड़ी के विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज में घूमता नजर आता है। ठीक, लिनेन क्या होगा? लिनेन का धागा क्लॉकवाइज घूमता नजर आता है और कॉटन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कॉटन एंटी क्लॉकवाइज और ये क्या हो गया? लिनेन क्लॉकवाइज। विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण कैसा होगा? इस परीक्षण में रेशों को ऐसे तरल में डाला जाता है, यानी ऐसे लिक्विड में डाला जाता है जिसका गुरुत्व पहले से ज्ञात हो। अधिकांशतः विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा जाइलीन का उपयोग किया जाता है। अगर कोई प्रश्न बना दे कि विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करने के लिए क्या हम प्रयोग करते हैं, तो आप कहोगे कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा जाइलीन का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। इसका विशिष्ट गुरुत्व कैलिब्रेटेड हाइड्रोमीटर से ज्ञात किया जाता है। यदि तरल के रेशों का विशिष्ट गुरुत्व ज्यादा रहता है तो इसमें डूब जाते हैं और यदि कम रहता है तो उसके ऊपर तैरने लगते हैं। अब इधर आ जाओ, आप लोग एक चार्ट दिया हुआ है। मोयरिंग वस्त्र पर लहरदार नमूना अंकित करना होता है। ठीक है। नैपिंग क्या है? वस्त्र की सतह पर रोएं उठाना होता है। ये सब क्या है? ये टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी है। आप चाहो तो ऐसे हेडिंग लगा करके और इनके बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है। कैलेंडरिंग क्या है? आप कहोगे मैम कैलेंडरिंग से क्या होता है? वस्त्र को अंतिम रूप से चिकना किया जाता है। आप बताई थी मैम 3 से 4 मिनट में क्या होता है? मीटरों मीटर, कई मीटर कपड़े क्या होते हैं? थान के थान कपड़े प्रेस हो जाते हैं। और ये हम आपके घर में नहीं होता है, ये मैम फैक्ट्रियों में होता है। और आप बता दो मैम टेंटरिंग क्या होता है? टेंटरिंग आप लोग इस समय क्या है? आप लोग शादी विवाह में जाते होंगे तो टेंट लगे देखते होंगे। तो क्या टेंट कभी ऐसा भी आप लोगों ने देखा है? आप कहोगे नहीं मैम। क्या टेंट आप कभी इधर कोई ऐसे भी टेंट जाते हुए देखा? आपको बिल्कुल नहीं मैम। हम लोग जब भी देखे हैं तो टेंट के चारों कोने बराबर देखे हैं। यही क्या है? टेंटरिंग है। जब ग्रे गुड्स होता है, जिस कपड़े को हम लोग करघे से उतारते हैं तो ग्रे गुड्स कहलाता है। ठीक है। वो किसी का किनारा इधर होगा, किसी का आड़ी होगा, टेढ़ी होगा। तो क्या है? कैलेंडरिंग प्रक्रिया में खींच करके तान करके हम बराबर करते हैं, वही क्या है? कैलेंडरिंग कहलाता है। क्या है? टेंटरिंग कहलाता है। सॉरी, क्या है? टेंटरिंग कहलाता है। ठीक है। कैलेंडरिंग से तो क्या हो रहा है? बस चिकना और प्रेस हो रहा है। अब इधर आ जाओ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दूं। ठीक। और ये आप लोगों के नोटबुक में
ये क्या है, इसी तरीके से चार्ट बनना चाहिए। ठीक, कभी जब मैं मांगूंगी ना कभी, तो आप लोग ऐसे व्हाट्सएप पे मेरे भेजना। अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया ही नहीं है, जब बनाऊंगी ना तो भेजिएगा। देखिए कितने लोग ये ग्रुप बनाए, ये अपना ये चार्ट तैयार किए। ठीक, कुछ रेशो के विशिष्ट ग्रुप तो एवं निम्न है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम जूम कर दें। इधर देखो, कपास और लीलेन दोनों का गुरुत्व क्या है, 1.52। लीलेन दोनों सेम है। ऊन का कितना है, 1.32। रेशम 1.25। रेयान क्या होता है, रेयान 1.50 से 1.52 गुरुत्व होता है। नायलॉन में 1.4 होता है, 1.14। टेरिलीन में 1.38 गुरुत्व होता है। और रेयान एसीटेट में क्या होगा, 1.22 से 1.38 गुरुत्व होता है। एक्रिलीन क्या है, 1.17 से 1.18 गुरुत्व होता है। ओल्फिन क्या होता है, 0.92 गुरुत्व होता है। ये आप लोग को ऐसे ही लर्न होना चाहिए, और अगर ये इतना लर्न कर लेते हो तो इससे बाहर कहीं भी एग्जाम में नहीं जाएगा। जो चीजें हम देते जाते हैं ना, बहुत ही सिलेक्टेड मेरा नोट्स होता है, और ये चीजें होती है, आप लोग खुद पढ़ते हो, इस चीज का एहसास करते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं, हम कहेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि आप लोग बात ही नहीं मान रहे हो, तो फिर मतलब ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ते रहो, एक नौकरी पालो। कमेंट बॉक्स में लिख देना मैम मैं नौकरी पा गई, ठीक है। उससे ज्यादा खुशी मुझे कुछ मिलेगी ही नहीं। ना लाइक करो, ना शेयर करो, ना कमेंट करो, कुछ नहीं चाहिए। बस एक सीट ला करके मुझे दिखा दीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मुझसे जुड़ा है, जो मेरे चैनल पे पढ़ रहा हो, चाहे सब्सक्राइब किया हो ना किया हो, हर कोई 1.25 में नौकरी पा जाए। क्योंकि नौकरी की कीमत क्या होती है ना, जो नौकरी नहीं पाया वो जानता है। आज जो उससे पहले जो थपेड़े जो आप झेल रहे हो ना, जिस दिन नौकरी पाओगे ना, यही चीजें अच्छी लगेगी। सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, इस विधि में तंतुओं के परीक्षण हेतु माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मदर्शी परीक्षण विभिन्न प्रकार के रेशों का सही पहचान के लिए सर्वाधिक विश्वसनीय परीक्षण होता है। रासायनिक परीक्षण क्या है, रेशों की पहचान के लिए रेशों की अम्ल, क्षार एवं घोलकों से प्रतिक्रिया कराई जाती है। इनकी प्रभाव का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जाता है। सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जाता है, यह पूर्णतः विश्वसनीय होता है। इस परीक्षण से विभिन्न रेशों की पहचान की जाती है। अम्ल द्वारा परीक्षण, कपास पे अम्ल द्वारा क्या परीक्षण होगा, रेशे पहले रंगहीन हो जाते हैं यानी कलरलेस हो जाएंगे, बाद में अम्ल में ही घुल जाते हैं, यानी अम्ल का प्रभाव इन पे क्या होता है, बहुत ही बुरा पड़ता है। ठीक, लिलेन पे क्या होगा, रंग खराब हो जाता है तथा बाद में धीरे धीरे अम्ल से घुल जाते हैं। रेशम क्या है, सांद्र अम्ल के घोल में शीघ्रता से घुलते हैं। ठीक, तनु अम्ल क्या है, तनु अम्ल में धीरे धीरे घुलते हैं। कौन, रेशम। ऊन, रेशे घुलते नहीं हैं बल्कि फूल जाते हैं। रेयान एवं नायलॉन गर्म एवं ठंडे सांद्र घोल में घुल जाते हैं। अब क्षार का प्रभाव क्या होगा, कपास पे क्षार का प्रभाव क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है प्रत्यक्ष रूप से, परंतु रेशे धीरे धीरे निर्बल हो जाते हैं। लीलन पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऊन पे क्या होगा, तीव्र क्षार में रेशे घुल जाते हैं। ठीक है, तनु क्षार में के घोल में रंग खराब हो जाता है। रेशम क्या है, रेशे पहले पतले हो जाते हैं फिर धीरे धीरे घुलकर नष्ट हो जाते हैं। नायलॉन पे क्या होगा, अप्रभावी होता है। ठीक, अब इधर आ जाओ आप लोग, कृत्रिम रेशों पर अम्ल एवं क्षार का क्या प्रभाव होता है, तो आप कहोगे मैम फार्मिक अम्ल जो है 20 डिग्री सेल्सियस के गर्म घोल में नायलॉन घुल जाता है। मेटाक्रिसोल क्या है, कहोगे मेटाक्रिसोल 40 डिग्री सेल्सियस के घोल में नायलॉन अप्रभावित रहता है। पॉलिएस्टर घुल जाता है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होगा, 20% HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल घोल में नायलॉन घुल जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे बॉडी में कहाँ होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आप लोग तो बताते नहीं, बस मैं ऐसे कहती रहती हूँ। ठीक, पॉलिएस्टर आर्लान अप्रभावित रहता है। फिनाल क्या है, फिनाल के 90% घोल में नायलॉन घुलनशील होता है, जबकि पॉलिएस्टर आर्लान अप्रभावित रहता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के उबलते घोल में पॉलिएस्टर घुलनशील होता है, जबकि नायलॉन आर्लान विन्यास अप्रभावित रहते हैं। अम्ल द्वारा वनस्पति एवं प्राणिज रेशों में अंतर करना कैसे करेंगे, वनस्पति रेशों पर अम्ल का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जबकि प्राणिज रेशे अप्रभावित रहते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ से शायद चीजें क्या हो जाएंगी,
हम लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। ठीक, यहाँ चीजें क्या है, खत्म है, क्योंकि यहाँ से आ गया था। फिर कपास के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं इस टेस्ट सीरीज को क्या है कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो फिर जो मेरे समझ में आएगा फिर मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बनाऊंगी। यही आप लोग देखते होंगे, यही मैंने एक्सटेंशन एजुकेशन में किया था। एक्सटेंशन एजुकेशन में मैंने कहा आप लोग कुछ कहिएगा तो ले आएंगे, किसी ने नहीं कमेंट किया, फिर मैं उसे छोड़ दी, फिर मैं टेक्स्ट सीरीज ले आई। तो ऐसे ही आप आधे अधूरे में रह जाओगे। अगर जिसे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि मैम इस तरीके से आप क्या है जो जितने भी टेक्सटाइल के हैं सारे पार्ट पार्ट करके वीडियो में अपलोड करते रहो। ठीक है, कपास के बारे में अध्ययन कर लीजिए। क्या है कॉटन? कॉटन एक वानस्पतिक तंतु है जो कि बीज से प्राप्त किया जाता है। रासायनिक रूप से कपास सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होता है। भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है। अभी जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो कपास को ये भी जोड़ देंगे और फिर से हम लोग बहुत अच्छे से कपास के बारे में अध्ययन करेंगे। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए पहले बात तो मेरे चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा नहीं। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊंगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि वीडियो अपलोड हुआ? ठीक, अगर बेल आइकन को प्रेस कर लो, इस समय यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है तो टेलीग्राम से जुड़ लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे मैं क्विज करा रही हूँ, एक से एक मैं वहां पे चार्ट अपलोड करती रहती हूँ। आप लोग वहां पे जाकर के पढ़ लो, कम्युनिटी बॉक्स पे आकर के पोस्ट करो, वहां पे पोस्ट किए, वहां पे पोल करिए। इस तरीके से आप अपने अध्ययन को कंटिन्यू किए रहिए। और एक बार प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।